Hello everyone, this is शिवांशु पांडे फ्रॉम टीम जुडिशियल सक्सेस। तो आज के सेशन में हम जो मध्य प्रदेश है उसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, उसके एक सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे। अब किसी भी जगह का सामान्य परिचय क्या होता है? उसके सामान्य परिचय में आता है उसकी जो भौगोलिक स्थिति होती है, वह वहाँ जो उसका पॉलिटिकल नक्शा होता है किसी भी राज्य का, वह उसके सामान्य परिचय में आता है। तो ये सारी चीजें हम आज बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में कहाँ कितनी नदियां हैं और कितने शहर हैं, कितने जिले हैं, कितनी ग्राम पंचायतें हैं, और मध्य प्रदेश राज्य और किन चारों तरफ से किन राज्यों से घिरा हुआ है। तो ये सारी हमको छोटी छोटी चीजें बात करेंगे। ये सेशन लंबा नहीं रहेगा, बस इसमें हम थोड़ी थोड़ी चीजें बात करेंगे जो आपके प्रश्न पत्र में आ सकती हैं। और ये एक रैपिड रिवीजन सीरीज चल रही है एमपी एडीपीओ की और एमपी सिविल जज की, जिसमें हम एमपी जी के एंड एमपी जो करंट अफेयर्स है वो कवर करते हैं। तो ये सारे लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल में पड़े रहते हैं, आप देखिए प्लेलिस्ट में जाकर, तो ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश एक सेंट्रल स्टेट है और इसे हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसे हार्ट ऑफ इंडिया जो नाम दिया गया है, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया है। और इसके कई और नाम हैं, जैसे इसको टाइगर स्टेट का दर्जा भी मिला 2018 में। बीच में टाइगर स्टेट गुजरात हो गया था, लेकिन 2018 में फिर से मध्य प्रदेश में ने यह नाम अपने नाम कर लिया है। इसके बाद इसे डायमंड नगरी भी कहा जाता है और सोया प्रदेश भी कहा जाता है। डायमंड नगरी क्यों? क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश को सौभाग्य है कि पन्ना जैसा जिला यहाँ है, जहां सिर्फ समूचे भारत में सिर्फ एक ही जगह हीरा निकलता है। उसके बाद सोया नगरी इसलिए कहा जाता है, सोया प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में सबसे ज्यादा सोयाबीन की खेती होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आप ये देख रहे होंगे सामने जो एक खाली नक्शा है, और यहाँ कुछ आपको जूम करके देखिए, यहाँ कुछ नंबर लिखे हुए हैं चारों तरफ, 20, 22, 24। ठीक है, इधर भी देखिए 76, 78। और आप देखिए जो ये लेटी हुई रेखाएं हैं, इनमें ई लिखा हुआ है, और जो यहाँ खड़ी हुई डंडियां हैं, इनमें एन लिखा हुआ है। तो जो ये खड़ी डंडियां हैं, इन्हें हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और जो ये लेटी हुई डंडियां हैं, इन्हें हम लैटिट्यूड बोलते हैं, और जो ये खड़ी हैं इन्हें लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो ये क्या है? ये सारे जो पृथ्वी है, पृथ्वी को कुछ लाइन से बांटा गया है, जिससे हम किसी भी जगह का एक भौगोलिक जो स्थिति है उसकी वो मालूम कर पाए। तो इनका रोल क्या होता है? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर द कोऑर्डिनेट सिस्टम by means of which the position or location of any place on earth surface can be determined and described। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की लोकेशंस क्या है? मध्य प्रदेश ईस्ट लॉन्गिट्यूड में 74.59 मिनट से लेके 82.66 मिनट्स के लोकेशन पे है। एंड इसका नॉर्थन लैटिट्यूड जो है वह है 26 डिग्री 30 मिनट्स से लेके 21 डिग्री 6 मिनट तक। तो ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछता है। अब कई जो मेरे हिंदी वाले दर्शक होंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे, वो जानना चाहते होंगे कि ईस्ट लॉन्गिट्यूड को क्या बोलते हैं। तो इसे हिंदी में लॉन्गिट्यूड को देशांतर रेखा बोलते हैं, और जो लैटिट्यूड होता है उसे अक्षांश रेखा बोलते हैं। तो देशांतर रेखा क्या है मध्य प्रदेश की? मध्य प्रदेश की देशांतर रेखा है 74.59 मिनट से लेके 82.66 मिनट। और इसके बाद अक्षांश रेखा में स्थिति क्या है? 26.30 से लेकर 21.6 तक। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि आयोग यही प्रश्न पूछता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको छोटा सा भारत दिख रहा होगा, और इसमें कुछ नीले, हरे, कत्थे और पीली और हरी लाइन है। तो ये आप समझिए जहां ये कलर भरे हुए हैं, 3 4 5 कलर, तो ये हमारी जो पहाड़ी पठार है या प्लेटिव जिनको बोलते हैं, वो प्लेटिव के बारे में बात करते हैं, और जो माउंटेन रेंज होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो ये जो सबसे ऊपर है यह है हिमालयन रेंज। इसके बाद जो ये ग्रीन कलर में दिख रहा है, डार्क ग्रीन में, यह है गैंगाटिक प्लेन, और इसको नॉर्दर्न प्लेन भी बोलते हैं। और जो ये कत्था है, ये कत्था कत्था जो है, इसे डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। तो हमारे अब इनका इसका बताने का पर्पस ये था
कि हमारे जो मध्य प्रदेश की लोकेशन कहाँ है। तो आप ये देखिए मध्य प्रदेश यहाँ बीच में कहीं होता है, बीच में। तो ये नॉर्दर्न जो प्लेटिव है, नॉर्दर्न प्लेटिव को गैंगेटिक प्लेटिव भी, क्योंकि वहां गंगा नदी बहती है, गैंगेटिक प्लेटिव और डेक्कन प्लेटिव के बीच में रहता है। तो आपको एग्जाम में अगर पूछे कि मध्य प्रदेश की लोकेशन क्या है, तो आपको लगाना है गैंगेटिक प्लेन और डेक्कन प्लेटिव के बीच में मध्य प्रदेश की पोजीशन है। ठीक है, ये प्रश्न पूछता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ हम आगे और बढ़ते हैं। अब आपने मध्य प्रदेश देखा, तो आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि मध्य प्रदेश किन राज्यों से घिरा हुआ है। तो उत्तर की दिशा में मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है, जैसा कि नाम दिख रहा है। छत्तीसगढ़ से साउथ ईस्ट की दिशा में, महाराष्ट्र दक्षिण की दिशा में है, गुजरात साउथ वेस्ट की दिशा में है, और राजस्थान नॉर्थ वेस्ट की पोजीशन में। या पोजीशन याद कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, छत्तीसगढ़ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, महाराष्ट्र साउथ में, गुजरात साउथ वेस्ट में, और राजस्थान नॉर्थ वेस्ट में। और आप तो ये खुद भी निकाल सकते हैं, नक्शा आपको मालूम है, आप अनुमान लगा के कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन आपको ये याद रखना है 5 राज्यों से मध्य प्रदेश घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश एक लैंड लॉक्ड राज्य है। इसमें कोई भी, इसकी जो सीमा है कोई भी तट को नहीं छूती है, समुद्री तट को नहीं छूती है। तो इसे आप याद रखिएगा, लैंड लॉक्ड स्टेट है। इसीलिए मध्य प्रदेश में जो साइक्लोन हो गया और जो ज्यादा वर्षा हो गई या फ्लड हो गया, ये सारी चीजें ज्यादा नहीं आती हैं, बहुत कम होता है, क्योंकि ये चारों तरफ से एक बैलेंस्ड एनवायरनमेंट में है, एटमॉस्फेयर में है। इसीलिए तो इसे हार्ट कहा जाता है ना। इसकी जो कैपिटल है भोपाल है। और जो इसका मध्य प्रदेश का जो एरिया है वह है 308252। दैट मीन्स 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, ये मैंने इसीलिए हाईलाइट किया है, डार्क किया है। ये आपको याद इस रखना है, क्योंकि एग्जाम में आयोग यह प्रश्न बार बार पूछता है। अब अब हम देखना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में पहाड़ कितने हैं। मध्य प्रदेश एक पठारी क्षेत्र है, यहाँ बहुत ऊंचे पहाड़ आपको नहीं मिलेंगे। आप भी जब ट्रेन में सफर करते होंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति इंदौर से चला और उसको शहडोल जाना है, तो रास्ते में कितने पहाड़ दिखते हैं आपको। तो वो जो जो पहाड़ निकलते हैं, वह आपको वहां मालवा का पहाड़ दिखता है, उसके बाद आपको रीवा प्लेटिव दिखता है। ये सारी चीजें आपको रास्ते में पड़ती हैं। तो आप देखे होंगे बहुत ऊंचे गगनचुंबी पर्वत श्रेणियां नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पठार हैं। अब उन पठार के नाम देख लीजिए। कुछ जो रेंज है, विंध्या रेंज है, यह पश्चिम की दिशा में है। उत्तरी दिशा में कैमूर हिल्स है। इसके बाद सतपुड़ा, महादेव, मैकाल रेंज है दक्षिण की दिशा में। इसके बाद जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम याद रख लीजिए, धूपगढ़ चोटी बोलते हैं। यह 1350 मीटर है, मतलब 1.35 किलोमीटर ऊंची चोटी है धूपगढ़ पीक। ठीक है। अब इसके बाद धूपगढ़ की लोकेशन क्या है, यह है पचमढ़ी। ठीक है। और इसके बाद रीवा का प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू है। ये सारी चीजें अभी जो ये चल रहा है, यह सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट कर रहे हैं। जब हम इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए पहाड़ या फॉरेस्ट वाला जो चैप्टर है, यूनिट 2 है जियोग्राफी मध्य प्रदेश की, उसमें पहुंचेंगे तो ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि विंध्या रेंज में क्या क्या है, सबसे ऊंची चोटी क्या है, सबसे वहां कितने एरिया में फैला हुआ है या किस डायरेक्शन में। ये सारी चीजें हम वहां डिटेल में बात करेंगे। अभी जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, सो दैट आपको ये सब जब टर्म बार बार आए या शब्द बार बार आए तो आप कंफ्यूज मत हो। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन में यही होता है कि कम से कम उनके नाम और चीजें मालूम हो कि क्या क्या है। अब देखिए यहाँ मैंने एक चित्र लगाया है, डायग्राम लगाया है। तो इसमें देखिए जो मालवा प्लेट्यू है, जो इंदौर के लोग रहते होंगे वो मालवा प्लेट्यू में रहते हैं। जो रीवा, पन्ना, सतना, शहडोल में रहते होंगे वो रीवा पन्ना प्लेट्यू में रहते होंगे। जो यहाँ बालाघाट में रहते हैं, गुलाबी कलर का दिख रहा है, यह सतपुड़ा प्लेट्यू है। जो इधर रहते होंगे जबलपुर, तो वो नर्मदा सोन वैली में है। तो आपको नर्मदा से एक और चीज याद करनी चाहिए। नर्मदा का नाम आ ही क्या है तो मैं बता देता हूँ। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की दिशा में बहती हैं। बाकी सारी नदियां जो हैं पूरब की दिशा में बहती हैं। लेकिन दो नदियां और हैं, वेनगंगा और कवर्धा,
जो दक्षिण की दिशा में बहती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये चीजें हम नदियों वाला जो चैप्टर है उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ स्टेट सिंबल, राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह क्या क्या है मध्य प्रदेश के? तो किसी भी जो राज्य, कोई भी राज्य, वहां का जो राजकीय चिन्ह होता है, कई सारे होते हैं। वहां का राजकीय पुष्प होता है, राजकीय खेल होता है, राजकीय बर्ड होता है, पेड़ होता है। तो वो वहां का कल्चर, इतिहास और कुछ अपने पीछे एक कहानी समेटे हुए होता है। और बहुत ही उनका ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस रहता है, या ऐतिहासिक उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो इसलिए उनको एक दर्जा दिया जाता है। अब सिंबल क्या है, या वो चीजें वहां बहु आयात मामले में नंबर में पाई जाती हैं, इसीलिए उनका एक रोल रहता है। अब मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वह क्या है? स्वैम्प डीर। स्वैम्प डीर मतलब बारहसिंघा। बारहसिंघा आप सबको मालूम होगा, ये सब आपने पढ़ा होगा। अगर आप एमपी एडीपीओ का तैयारी कर रहे हैं, या आपने एमपी सिविल जज की तैयारी ऑलरेडी की हुई है, तो आपने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। लेकिन एग्जाम जो है 19 जून को है, और हमें बार बार रिवीजन करना है। तो ये चीजें हम बार बार थोड़ा देखते रहेंगे जिससे हमें याद रहे। जो बर्ड है, पैराडाइज फ्लाई कैचर है यहाँ का राजकीय पक्षी। जो फ्लावर है, व्हाइट लिली है। जो पेड़ है वह बरगद का पेड़ है। अब यहाँ बाजू में एक दिख रहा होगा, ये गोल सा, तो ये मध्य प्रदेश का राजकीय एम्बलम है। अब इसमें चारों तरफ जो है 24 स्तूप हैं, बीच में बरगद का पेड़ है, और यहाँ पीले कलर में लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन सत्यमेव जयते। और यहाँ धान और गेहूं की बालियां हैं, और बीच में सबसे ज्यादा जो पावरफुल दिख रहा है वो सिंह है, 3 सिंह, जो अशोक के अभिलेख से लिए गए हैं। अब अशोक अशोक स्तंभ से लिए गए हैं। अशोक से दो चीजें याद आती हैं। अशोक से एक याद आता है भरूत स्तूप। भरूत स्तूप का एक अलग इंपॉर्टेंस है। भरूत स्तूप कहाँ है? सतना में है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज याद आता है अशोक से, तो वह है सांची के स्तूप। सांची के स्तूप किधर है? सांची के स्तूप भोपाल के नजदीक रायसेन में है। तो ये दो प्रश्न यहां बन जाते हैं। हमें इसी तरह पढ़ना है। जीके ऐसा ही होगा, जीके वरना बोरिंग हो जाएगा। अगर हम सिर्फ चलते रह गए तो वो बोरिंग होगा, आपको भी मजा नहीं आएगा, और पढ़ाने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। यहाँ की जो मछली है, राजकीय मछली, वह महासीर है। यह विलुप्त प्रजाति है मछलियों की। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश की लंबाई चौड़ाई कितनी है? ठीक है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो इसकी लंबाई है वह है 650 किलोमीटर, और पूरब से लेकर पश्चिम तक जो इसकी लंबाई है वह है 870 किलोमीटर। मतलब ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये एग्जाम में पूछता है। इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, कर्क रेखा, आपने सबने सुना होगा। आप सब कभी निकलते होंगे भोपाल के पास से या आप जब सांची जाते होंगे तो रास्ते में आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पड़ता है। कर्क रेखा भी का बोर्ड लगे होते हैं। मैंने इसमें फोटो नहीं लगाई है, नहीं तो मैं साथ में लगा देता। सड़क में एक पतली सी काली लाइन दिखती होगी, दोनों साइड रोड के बोर्ड लगे होते हैं, और लिखा रहता है कि कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। तो कर्क रेखा क्या है? यह 23.30 मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे जो एक रेखा है वह मध्य प्रदेश को दो भागों से विभाजित करती है, और यह मध्य प्रदेश के 14 जिले हैं उनसे गुजरती है। अब 14 जिले कौन कौन से हैं? रतलाम है, उज्जैन है, आगर मालवा है, राजगढ़ है, सीहोर है, भोपाल है, विदिशा है, रायसेन है, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया तथा शहडोल। तो ये 14 शहर हैं, इनके नाम आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछता है। इसके बाद मैंने पहले बताया कि मध्य प्रदेश चारों तरफ से 5 राज्यों से घिरा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे कौन से फिर जिले हैं जो इन 5 राज्यों को नहीं छूते हैं। कुछ तो जिले होंगे जो इंटरनल सिटीज होंगे, आंतरिक शहर होंगे। तो उनमें 15 सिटी हैं, तो आपको नाम याद रखना है। कर्क रेखा कितने जिलों से छू के निकलती है? 14 जिलों से। और मध्य प्रदेश के इंटरनल आंतरिक शहर कितने हैं? आंतरिक शहर हैं 15। तो ये 14 और 15 दो चीजें याद रखनी है, इसलिए मैंने साथ ही लिख दिया जिससे आप कंफ्यूज ना हो। अब ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये क्या है? ये है मध्य प्रदेश का पॉलिटिकल नक्शा। पॉलिटिकल नक्शा मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल नक्शा मतलब होता है जिसमें सारे जिलों का और संभाग का विवरण हो। तो यहां देख रहे हैं आप
मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं अभी। और अभी दो, 52 के बाद अभी एक और जिला प्रस्तावित है, ये यहाँ आप देख सकते हैं। जो जिला प्रस्तावित है वो है नागदा। नागदा प्रस्तावित है उज्जैन के पास और रतलाम के पास। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, रतलाम और उज्जैन के बीच एक नागदा जिला है प्रस्तावित है, ये आप देख रहे होंगे। ये कॉर्नर में एक चौकोर कलर का है, चौकोर है, तो इसमें लिखा हुआ है नागदा प्रस्तावित, तो आप नागदा की लोकेशन देख लीजिए। इसके अलावा एक और प्रस्तावित है, मैहर। जिला मैहर सतना के पास पड़ता है। माता जो वैष्णो देवी हैं, उनका एक बहुत बड़ा मंदिर है और हजारों दर्शक यहाँ आते हैं, भारी मात्रा में आते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें याद रखनी है। मैहर और किस चीज के लिए फेमस है? मैहर उस्ताद अलाउद्दीन खान का वहाँ संगीत वो सिखाया करते थे। उनका उनका वर्क बेस था वो, उनकी कार्य, उन्होंने वहां कार्य किया था। तो ये कुछ चीजें हमें याद रखनी है। संगीत उनका कॉलेज है मैहर में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब मध्य प्रदेश नाम ही से दिख रहा है कि सेंट्रल स्टेट। तो जब सेंट्रल स्टेट है तो यहाँ कई सारे इंपॉर्टेंट सेंट्रल पॉइंट भी हैं, कि जो भारत के सेंट्रल पॉइंट होते हैं और मध्य प्रदेश के भी सेंट्रल पॉइंट है। तो देखिए, सेंट्रल पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है? उज्जैन। यह बोला जाता है कि उज्जैन जो है केंद्र बिंदु है पूरे भारत का, संपूर्ण भारत का। अब यूनाइटेड इंडिया का सेंट्रल पॉइंट क्या था? मतलब अखंड भारत। आपने अखंड भारत सुना होगा, आप न्यूज सुनते हैं तो आप देखते होंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत। तो अखंड भारत क्या था? जब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इधर बांग्लादेश, ये सारे जब भारत के हिस्से थे, तब ये अखंड भारत कहलाता था। अखंड भारत का जो सेंट्रल पॉइंट था वह था बैतूल, बरसाली एक जगह है बैतूल में, वह अखंड भारत का सेंट्रल पॉइंट था। और अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब इंडिया और पाकिस्तान जब एक साथ थे, तब जो सेंट्रल पॉइंट बनता था कटनी बनता था। और मध्य प्रदेश का सेंट्रल पॉइंट है वह है सागर। ठीक है, तो आपको याद ध्यान रखना है। नाउ मूविंग फर्दर, मध्य प्रदेश में डिविजन्स कितने हैं? मध्य प्रदेश में 10 डिविजन्स है। 10 डिविजन्स मतलब 10 संभाग है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से संभाग है। भोपाल है पहला, चंबल दूसरा, ग्वालियर तीसरा, इंदौर चौथा, जबलपुर पांचवा, नर्मदापुरम छठवां, उसके बाद रीवा सातवां, सागर आठवां, शहडोल नौवां और उज्जैन 10वां। आप यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि नर्मदापुरम, तो आपको ये याद रखना है। अब क्योंकि नर्मदापुरम अभी करेंटली बहुत न्यूज में था, इसका जो नाम बदला गया होशंगाबाद का, नर्मदापुरम किया गया, तो इसके बाद ये काफी न्यूज में था और ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसको जो मान्यता मिली थी नर्मदापुरम को, यह 2008 में ही मिल गई थी। और ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये अभी मतलब रिसेंटली ही क्लियर हुआ, बहुत डिस्प्यूट चल रहे थे नर्मदापुरम को लेकर। ठीक है, नाउ हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ एक और चीज बता देना चाहता हूँ। जब मध्य प्रदेश बहुत पहले था, पुराना नाम था, तो इसका पुराना नाम था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। तो ये दो चीजें याद रखनी है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। जब मध्य प्रदेश का जो पॉलिटिकल डिवीजन है वो पढ़ेंगे, तो उसमें ये सारी चीजें हमारी आएंगी, डिटेल में आएंगी। अभी हम बस इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नदियों के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दी गई है कि नदियां क्या है, कई डायरेक्शन में बहती हैं। मैंने आपको बताया कि पश्चिम की दिशा में 2 नदियां बहती हैं, ताप्ती और नर्मदा, इनका नाम याद रखिएगा। तो आपको ये भी ध्यान साथ में रखना है कि पूर्व दिशा में कौन सी नदियां बहती हैं। तो चंबल, केन, सोन, बेतवा, यह पूर्व की दिशा में बहती हैं। अब मैंने ये बताया था दक्षिण की दिशा में कौन सी नदियां बहती हैं, तो दक्षिण की दिशा में बेण गंगा और वर्धा नदी बहती हैं। तो ये कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नाउ अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा, आप बस उनको ध्यान में रख लीजिएगा। जैसे मध्य प्रदेश है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के जिले हैं। अब इनके कुछ जिलों के मैं पुराने नाम बताना चाहूंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछते हैं। हर और हम डेली ही ऐसे करेंगे, जो हर सीरीज लाऊंगा उसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताते जाऊंगा। आप इनको या तो लिख लीजिए या इनको बार बार सुनिए, तो आपको याद हो जाएंगे। अब कुछ पुराने नाम सुनिए। इंदौर था, इंदौर का पुराना नाम इंद्रपुर था। ग्वालियर था, ग्वालियर का प्राचीन नाम गोपांचल था। उसके बाद भोपाल था,
भोपाल का पुराना नाम भोजपाल था। ठीक है। इसके बाद उज्जैन का पुराना नाम अवंतिका था। मंदसौर का पुराना नाम दशपुर था। दतिया का पुराना नाम दिलीप नगर था। इसके बाद विदिशा का पुराना नाम भेलसा था। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर है उसका नाम पुराना महू था। जबलपुर का पुराना नाम त्रिपुरी था। ग्वालियर का एक और नाम था वत्स। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये याद रखने हैं। जब भी आप शहर का ये देखिए, नक्शा देखिए, तो आपको, आपने जबलपुर देखा तो आपको त्रिपुरी याद आना चाहिए। ग्वालियर देखा तो आपको वत्स याद आ जाना चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये आपको एग्जाम में बार बार पूछेंगे और इसमें कोई मेहनत नहीं लगनी, इसको बस आपको सुनना है और याद हो जाएगा। इसके बाद साथ ही साथ जब आप शहर को देखा करें, जैसे कहीं से भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, तो उसमें आप ध्यान रखिए कि शहर की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, तो वह कहाँ है, कौन सी नदी के किनारे पड़ रहा है, कौन से पहाड़ के किनारे पड़ रहा है, कौन से पठार में है। ये ही करना होगा। एमपीपीएससी के पेपर इतने इजी नहीं होते हैं जनरल नॉलेज के। इजी एज इन आपको पढ़ाई अगर आपने नहीं की है तो वह कठिन लग जाएगा, आप इसमें तुक्का नहीं मार सकते। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना, आप नक्शा रख लीजिएगा। और मैं डेली जीके की सीरीज तो ला ही रहा हूँ, साथ ही साथ हर 4-5 दिन में एक जिले का पोस्टमार्टम करूंगा। एज इन कोई जिला उठाऊंगा, मान लीजिए मैंने इंदौर उठा लिया या जबलपुर उठा लिया, उसको उठाया और उसका सारा डिस्कस करेंगे हम बैठ के। हम उसको, वहाँ क्या क्या जगह इंपॉर्टेंट है, क्या कौन से इंस्टीट्यूशन हैं, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा, आपके पास आज के 2-3 महीने बाद एक लिस्ट हो जाएगी। किसकी लिस्ट हो जाएगी, लिस्ट होगी 52 जिलों की। 52 जिले और उनका जो जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स है, ये सारी आपके पास होंगी। आप एग्जाम में 50 में 40-45 नंबर तो इजिली पा जाएंगे, बस आप रेगुलर इसका पार्ट बने रहे, इस सीरीज का पार्ट बने रहे। ठीक है। और इसके बाद अब मैं क्लास को एंड करता हूं, हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।